नमस्ते, मेरा नाम है दीक्षा ठाकुर और आप मुझे देख रहे हैं श्री विश्वनाथ IAS एकेडमी सोलन से। वनडे को लेकर, वनडे एग्ज़ाम को लेकर और जो TGT और GPT का कमीशन आ रहा है और जितने भी और सारे वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए जो हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट की थी, उसी सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या रहने वाला है। पहला क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग, एक मिनट में कलर चेंज कर लेती हूँ। Who among the following can initiate impeachment of the president in India? निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रपति के महाभियोग इम्पीचमेंट की प्रक्रिया को शुरू कर सकता है? पहली बात तो हम देखेंगे कि जो प्रेसिडेंट हैं हमारे, उनको हटाने का प्रोसेस, उसका नाम क्या है? उसको बोलते हैं महाभियोग, यानी कि इम्पीचमेंट जो है वो उसको कहते हैं। पहली बात देखते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, पहले तो प्रेसिडेंट के जो आर्टिकल हैं हमारे, वो आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 61 तक जो है वो प्रेसिडेंट के बारे में गिवन है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो कौन से आर्टिकल में है? वो हमारे आर्टिकल 61 में जो है वो गिवन है कि प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग। तो वो प्रक्रिया शुरू कैसे होती है? ऑप्शन देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा या वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। किसके द्वारा वो शुरू होती है? तो वो होती है हमारी पार्लियामेंट के द्वारा जो है वो प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट, यानी कि प्रेसिडेंट को हटाने का प्रोसेस शुरू किया जा सकता है। तो अब देखते हैं कि पार्लियामेंट में तो हमारे पास 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा होता है, राज्यसभा होती है, 2 हाउसेस जो है वो होते हैं। तो किस हाउस में होगा? तो सबसे पहले किसी भी हाउस में जो है वो बिल लेकर आया जाता है, और जिस हाउस में भी आप बिल लेकर आ रहे हो, फॉर एग्जांपल राज्यसभा में लेकर आ रहे हो, तो उसके 1/4 जो मेंबर हैं वो रिटर्न में देंगे, वो एग्री होने चाहिए कि हम प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट लगाना चाहते हैं। फिर उसी हाउस से 2/3 मेजॉरिटी से बिल को पास करवाना होगा, फिर दूसरे हाउस में जाएगा, सेम 2/3 मेजॉरिटी से दूसरे हाउस में भी आपको बिल को पास करवाना होगा। जब ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो जो प्रेसिडेंट है उसके ऊपर इम्पीचमेंट का प्रोसेस भी पूरा जो है वो माना जाएगा। तो अगर वो प्रोसेस पूरा हो जाता है तो प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। इंडिया में अभी तक किसी भी प्रेसिडेंट को इस प्रोसेस से हटाया नहीं गया है, लेकिन आने वाले टाइम में अगर प्रेसिडेंट के ऊपर कुछ भी ऐसा मामला होता है उनके ऊपर, और उनके ऊपर इम्पीचमेंट, उनको ऐसी डिमांड आती है कि उनको हटाना है, उनके ऊपर इम्पीचमेंट लगानी है, तो ये सारा प्रोसेस जो है वो करना पड़ेगा। तो सही ऑप्शन इसका हमारा ऑप्शन सी जो है वो इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर? निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? यूटी, यूनियन टेरिटरी एट प्रेजेंट हमारी 8 यूनियन टेरिटरी जो है वो हैं, और उसमें भी अगर हम एरिया वाइज सबसे बड़ी जो है वो यूनियन टेरिटरी है तो वो हमारी अंडमान एंड निकोबार है, जो बे ऑफ बंगाल में जो है वो आती है यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी जो है वो हमारी, वो एट प्रेजेंट हमारी 8 यूनियन टेरिटरी हैं, और सभी यूनियन टेरिटरी के पास लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभा जो है वो नहीं है। तो पूछ रहा है कि किन के पास जो है वो नहीं ही पूछा है कि इनमें से किसके पास नहीं है। तो देखते हैं, पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं इसके। दिल्ली के पास नहीं है, पुदुचेरी के पास नहीं है, या जम्मू एंड कश्मीर के पास नहीं है, या चंडीगढ़ के पास नहीं है। देखो, दिल्ली में तो हमारी जो है वो विधानसभा है। अभी थोड़े टाइम पहले ही दिल्ली में इलेक्शन भी जो है वो हुए हैं। रेखा गुप्ता जो है वो अभी CM है, करंटली जो CM है दिल्ली की वो ये हैं, और BJP की जो है वो बहुत लंबे टाइम बाद, यानी कि 27 साल बाद जो है वो BJP या NDA की बोल लो, जो वहाँ पे क्या कहते हैं, दिल्ली में जो है वो गवर्नमेंट बनी है। तो ये तो है, तो यहाँ पर तो विधानसभा है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि कहाँ पर नहीं है। पुदुचेरी में भी है विधानसभा, जम्मू एंड कश्मीर में भी है। जम्मू एंड कश्मीर में भी अभी थोड़े टाइम पहले ही, थोड़े टाइम नहीं मतलब काफ़ी टाइम हो गया, इलेक्शन जो है वो हुए हैं। वहाँ पे अगर आप CM की बात करो तो वहाँ पे उमर अब्दुल्ला जो है वो हमारे CM हैं। लेकिन चंडीगढ़ इसका सही आंसर भी होगा। ऑप्शन डी जो है वो हमारा ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसके पास हमारा विधानसभा यानी कि लेजिस्लेचर जो है वो नहीं है। चंडीगढ़ की बात हो रही है। चंडीगढ़ जो है वो हमारा
एक यूटी है और कैपिटल भी है किसकी, पंजाब और हरियाणा की। अगर हम लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभा की बात करें तो विधानसभा की हमारी मिनिमम कितनी सीट्स हो सकती है, 60 सीट हो सकती हैं, और मैक्सिमम किसी भी स्टेट में एक मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 500 सीटें जो है वो हमारी हो सकती हैं। अगर हम ऐसे स्टेट्स की बात करें जिनकी जो ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिनकी 60 से कम है, तो वो है हमारे गोवा के पास 40 विधानसभा की सीटें हैं। फिर है हमारा मिज़ोरम, इसके पास भी 40 है, और हमारा सिक्किम है जिसके पास 32 सीट्स ऑफ विधानसभा है। जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया था विधानसभा के लिए वो 60 का रखा गया था। तो ये 3 ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास 60 से कम जो है वो हमारी सीटें हैं। तो इसका सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो है वो हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है। टू वोट, इलेक्शन चुनाव में मतदान करना, टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट पर्यावरण की रक्षा करना, टू पे टैक्सेस कर देना, या फिर टू ज्वाइन द आर्म्ड फोर्सेस सशस्त्र बलों में शामिल होना। तो क्या है हमारी, जो पहले तो देखते हैं कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं हमारी वो कौन से आर्टिकल में गिवन है। आर्टिकल 51A में जो है वो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो गिवन है। और जब ये फंडामेंटल ड्यूटी हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट जो है वो नहीं थी, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थी, तो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू हमने जोड़ी, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत जो है वो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा। जब हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था, ऐड किया गया था। लास्ट में एट प्रेजेंट हमारे करंट में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। उन्हीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ में से एक ड्यूटीज़ जो है वो आपकी यहाँ पे पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है टू वोट द इलेक्शन, नहीं, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, येस। ऑप्शन बी जो है वो हमारा इसमें सही है कि पर्यावरण की रक्षा करना जो है वो, टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट हमारी फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो है। तो सही ऑप्शन इसका ऑप्शन बी जो है वो हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, विच आर्टिकल अलाउज प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व लोकसभा। कौन सा आर्टिकल, अनुच्छेद, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट को लोकसभा भवन डिसॉल्व लोकसभा करने की जो है वो परमिशन हमारा देता है। कौन सा देता है, आर्टिकल 85, आर्टिकल 356, आर्टिकल 61, आर्टिकल 321। तो कौन सा जो है वो हमारा देता है, तो सही ऑप्शन देखेंगे पहले इसका, ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर जो है वो इसका हो जाएगा। अगर हम और डिटेल में जाएं तो आर्टिकल 85 का क्लॉज बी जो है वो हमारा इसका सही जो है वो आंसर जो है वो होगा, लेकिन यहाँ पे क्लॉज का कुछ नहीं दिया है, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका हमारा जो है वो सही आंसर होगा। आर्टिकल 356 जो है वो हमारा प्रेसिडेंट रूल से जो है वो रिलेटेड है, राष्ट्रपति शासन से जो है वो रिलेटेड है। आर्टिकल 61 अभी जो है वो हम किसी प्रीवियस क्वेश्चन में ये देख चुके हैं, प्रेसिडेंट पर इम्पीचमेंट जो महाभियोग का प्रोसेस होता है वो जो है वो इसमें दिया गया है। आर्टिकल 123 जो है वो रिलेटेड है ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति, पावर ऑफ ऑर्डिनेंस जो प्रेसिडेंट के पास होता है वो जो है वो हमारा आर्टिकल 23 में जो है वो गिवन है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए जो है वो हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज़ अप्रॉक्सीमेटली। भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग कितना है, 6 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 36 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 36 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, 6 डिग्री 4 मिनट से 35 डिग्री 6 मिनट। तो ये जो है वो हमारा इंडिया है, ये है हमारा ये जो है वो हमारे पॉइंट्स हैं, ये हमारे जो है वो लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये हमारे जो है वो लैटिट्यूड्स हैं। अगर हम इसकी बात करें जो ये कन्याकुमारी में है, यहाँ पर सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है, जो मुख्य भूमि है, मेन लैंड है इंडिया का उसका, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री हमारा 6 मिनट तक है। और अगर हम इसकी बात करें तो 67 डिग्री 8 मिनट से लेकर ये हमारा 97 डिग्री 25 मिनट तक जो है वो ये आता है। तो ये हमारा लॉन्गिट्यूड है, ये हमारा लैटिट्यूड है इंडिया का। और अगर हम टोटल लैटिट्यूड और टोटल लॉन्गिट्यूड, मतलब टोटल लैटिट्यूड हमारे कितने हैं, 29 के आसपास आते हैं,
इसको 30 जो है वो हम मान लेते हैं, मतलब इंडिया से टोटल हमारे 30 जो लैटिट्यूड है वो पास करते हैं। तो क्या पूछ रहा है इसमें, लैटिट्यूडनल ही पूछ रहा है। देखो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ऑप्शन ए जो है वो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। दोनों को एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, लॉन्गिट्यूडनल भी मैंने आपको बता दिया है 67 डिग्री 7 मिनट या 8 मिनट 7-8 दोनों ही जो है वो मान जाते हैं, और 97-25 ईस्ट, ये ऑप्शन ए जो है वो इसका हमारा सही आंसर जो है वो हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हमारा होगा। अगर हम सदर्न जो हमारा नर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जो है वो है, भारत का सबसे उत्तर वाला बिंदु जो है वो आता है हमारा, वो आता है इंदिरा कॉल, जो कि हमारा लद्दाख में सिचुएटेड है। अगर हम सबसे वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया जो है वो देखें तो वो गुजरात में आता है, जिसको गोरमोती या गोहर माता जो है वो बोला जाता है। अगर हम सबसे ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया देखें तो वो हमारा अरुणाचल प्रदेश में आता है, और वो किबीथू जो है वो है। अगर हम सबसे दक्षिणतम यानी कि सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया देखें, जो कि मैनलैंड का होता है, वो होता है हमारा कन्याकुमारी, जो कि हमारा तमिलनाडु में जो है वो होता है। अगर हम मतलब पूरे को मिलाकर इंडिया का मतलब अंडमान और निकोबार को भी उसमें ऐड कर दें, तो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो हमारा आता है इंदिरा पॉइंट। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, ऑप्शन ए जो है वो हमारा इसका सही आंसर है। चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू विच लॉन्गिट्यूड, भारत की मानक मध्याह्न रेखा किस देशांतर से गुजरती है। कुल मिलाकर ये पूछ रहा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में, कि वो जो लाइन है वो कहाँ से जो है वो गुजरती है। क्या 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, या 84 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, या फिर 80 डिग्री 00 है आगे, मतलब 80 डिग्री ही पूरा, या फिर 78 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो कहाँ से गुजरती है, पहले इसका देखेंगे हम आंसर। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। ये 82.5 डिग्री ईस्ट से जो है वो गुजरती है। ये जो है वो 82.5 डिग्री ईस्ट है, और ये कहाँ पर आता है, ये यूपी में पड़ता है। कहाँ पर, इलाहाबाद में। इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज, प्रयागराज के मिर्ज़ापुर के नैनी से जो है वो ये गुजरता है। और इंडिया में 5 स्टेट से होकर हमारी ये मतलब मेरिडियन जो टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो लाइन है वो 5 स्टेट से पास करती है। पहले आता है यूपी, फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है हमारा छत्तीसगढ़, फिर आता है उड़ीसा, देन आंध्र प्रदेश। इन 5 स्टेट से हमारी ये रेखा जो है वो पास करती है। और 82.5 डिग्री मतलब 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट या 82.5 डिग्री ईस्ट जो है आप दोनों ही जो है उसका सही आंसर होगा। तो ये ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है, तो ये 5.5 घंटे जो है वो आगे है, जो ग्रीनविच टाइम है उससे। तो सही ऑप्शन इसका ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट। बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 6 से 7 से 8 से या 9 से। तो वो है हमारा 8 जो है वो राज्यों से होकर गुजरती है। अच्छा, इसमें कुछ फैक्ट जो है वो जो इम्पॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट से पास करती है, तो वो सबसे ज़्यादा जो मतलब उसकी लेंथ है वो कौन से स्टेट में है, तो वो हमारा मध्य प्रदेश में जो है वो आती है। अगर हम देखें कि जो कैपिटल्स हैं, जो 8 स्टेट हैं हमारी, उनकी जो कैपिटल्स हैं वो मतलब कौन सी स्टेट की कैपिटल जो है वो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उससे सबसे ज़्यादा दूर है, तो वो है हमारी, उन स्टेट की बात हो रही है जिनसे हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। उन स्टेट की कौन सी कैपिटल है जो सबसे दूर है, तो राजस्थान की कैपिटल जो जयपुर है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से सबसे ज़्यादा दूर है। अगर हम सबसे पास की कैपिटल की बात करें तो झारखंड की कैपिटल रांची जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा के सबसे ज़्यादा पास है। कर्क रेखा जो है वो हमारी, उसको हम क्या 23.5 डिग्री जो है वो नॉर्थ भी जो है वो कहते हैं, जो कि इंडिया से पास करती है और इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में, लगभग 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका हमारा कैसा हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस फॉर्म्स द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालयाज। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी हिमालय का सबसे उत्तरी भाग जो है वो बनाती है। क्या हिमाद्री बनाती है जिसको ग्रेट हिमालय बोलते हैं, या हिमाचल जिसको लेसर हिमालय बोला जाता है, शिवालिक, या फिर पीर पंजाल। तो कौन सा है, पहले तो इसका सही आंसर देखेंगे हमारा, वो हो जाएगा हमारा हिमाद्री, जिसको ग्रेटर हिमालयाज जो है वो बोला जाता है। वो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ हिमालयाज जो है वो है। हालांकि इसके आगे जो है वो ट्रांस हिमालय भी इसके पीछे ही है, लेकिन इसके हिसाब से जो है वो इसका हमारा हिमाद्री ग्रेट हिमालयाज जो है वो सही आंसर हो जाएगा।
जाएगा। लेसर हिमालयाज में हमारी जो है वो 2 रेंजेस जो है वो आती हैं, धौलाधार आती है हमारी और पीर पंजाल, वो जो है वो ये लेसर हिमालयाज यानी कि मिडल हिमालयाज, हिमाचल हिमालयाज, इसी का जो है वो पार्ट है। शिवालिक जो है वो सबसे हिमालय का सबसे जो न्यू पार्ट है वो शिवालिक जो है वो होता है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए जो है वो हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। द ट्रांस हिमालयन रीजन मेनली इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस। ट्रांस हिमालय क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी पर्वत श्रेणियां सम्मिलित हैं, कौन सी रेंजेस आती है हमारी ट्रांस हिमालयाज में। तो पहला ऑप्शन है काराकोरम, लद्दाख या जास्कर, या शिवालिक, धौलाधार या पीर पंजाल, पटकाई, नागा, मीज़ो या नन ऑफ दीज। तो सारे के बारे में देखते हैं। पहले तो देखते हैं इसका सही आंसर, इसका ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा, जो काराकोरम है, लद्दाख है और जास्कर है। ये तीनों ही हमारी जो है वो किस में आती है, ये जो है वो ट्रांस हिमालयाज का ही जो है वो पार्ट है। अगर हम देखें शिवालिक तो अलग ही एक रेंज है, धौलाधार और पीर पंजाल ये जो है वो मिडल हिमालयाज जो कि मध्य हिमालय इसमें जो है वो आती हैं। पटकाई, नागा और मीज़ो ये जो हमारी ईस्टर्न 7 सिस्टर्स वाले स्टेट्स हैं वहाँ पे जो है वो पटकाई, नागा और मीज़ो जो है वो हिल्स आती हैं। तो सही ऑप्शन इसका ऑप्शन ए जो है वो हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, अरेंज द फॉलोइंग रेंजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की क्रम में लगाएं। हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक। इसको लगाना है कैसे, साउथ से नॉर्थ की तरफ। सबसे साउथ में कौन सा आता है हमारा, तो वो आता है शिवालिक। पहला आता है शिवालिक सबसे साउथ में, फिर आता है हमारा सेकंड पे हिमाचल, दूसरा फिर आता है हिमाद्री। तो इस तरीके से जो है वो ये आएगा। तो 3, 1 और 2, 3, 1 और 2 ये जो है वो हमारा सही आंसर जो है वो हो जाएगा। मतलब सबसे नॉर्थ में सबसे ऊपर हमारा हिमाद्री आता है, फिर सेकंड नंबर पे हमारा हिमाचल आता है, मतलब नॉर्थ से साउथ बता रही हूँ मैं, फिर शिवालिक जो है वो होता है। इसमें उल्टा पूछा है, इसमें पूछा है साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए जो है वो हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट शिवालिक रेंज। शिवालिक पर्वत श्रेणी के संबंध में कौन सा कथन सही है। इट इज़ द यंगेस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज। यह हिमालय की सबसे नवीन श्रृंखला है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, करेक्ट ही बताना है आपको करेक्ट स्टेटमेंट इसमें। इट हैज़ द हाईएस्ट एलिवेशन, इसकी ऊंचाई सबसे अधिक है। इट कंटेन्स ग्लेशियर, इसमें हिमनद पाए जाते हैं। नेक्स्ट है लास्ट वाला ऑप्शन, इट फॉर्म्स द इंडो चाइना बाउंड्री, यह भारत चीन सीमा बनाती है। पहले इसका सही आंसर देखते हैं, तो ऑप्शन ए ही है जो इसका सही आंसर हो गया। मतलब अभी शायद इससे जो प्रीवियस के क्वेश्चन थे उसमें मैं बोल चुकी हूँ कि जो शिवालिक है वो यंगेस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज है, यह हिमालय की सबसे नवीन श्रृंखला है। तो यही यही ऑप्शन हमारा जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अब दूसरे देखते हैं कि वो गलत क्यों है। इसकी ऊंचाई सबसे अधिक है, नहीं, इसका एलिवेशन सबसे ज़्यादा नहीं है, सबसे ज़्यादा जो है वो इसका तो सबसे लोएस्ट है। तो ये तो हमारा जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। इट कंटेन्स ग्लेशियर, ग्लेशियर कहाँ पाए जाएंगे, ये जो है वो प्लेन के साथ साथ जो लगता माउंटेन्स का जो रेंजेस है वो जो है वो शिवालिक होता है, तो हिमनद नहीं होते हैं उसमें। इट फॉर्म द इंडो चाइना बाउंड्री, नहीं, भारत चीन सीमा को नहीं बनाता है ये। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए जो है वो हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद सिटीजनशिप। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 जो है वो आता है, उसमें आर्टिकल 1 से लेकर 5 तक जो है वो है। अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो इसका सही आंसर भी जो है वो हमारा यही हो जाएगा। सिटीजनशिप के बारे में ही है पार्ट 2। इसमें आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक जो है वो आर्टिकल 4 तक आता है। इसमें आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक जो है वो सिटीजनशिप के बारे में है। भाग 3 की बात करें तो इसमें फंडामेंटल राइट जो है वो हमारे आते हैं। भाग 4 में जो है हमारा DPSP जो है वो आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसमें आता है। तो सिटीजनशिप पूछ रहा है, पार्ट 2 में आता है। ऑप्शन बी जो है वो इसका हमारा कैसा हो जाएगा, सही आंसर जो है वो इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। एक्ट भी याद रखना, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है, नहीं बताना है। नॉट, कौन सा नहीं है। बाय बर्थ, हाँ, जन्म से तो होता है, वंश से तो हमें मिलती है, पंजीकरण रजिस्ट्रेशन से तो मिलती है, नेचुरलाइजेशन बाय प्राकृतिकरण से तो हमारी मिलती है, बाय रिलीजन धर्म से जो है वो नहीं मिलती। ऑप्शन ई। हमारे यहाँ पर 5 तरह से जो है वो सिटीजनशिप मिलती है, जिनमें से 4 जो है वो यहाँ पर हैं धर्म के जो आधार पर नहीं मिलती। 5वां हमारा क्या होता है, वो बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड, भूमि अधिग्रहण द्वारा जो है वो हमारा 5th है।
तो यही इसका जो है वो बाय रिलीजन, धर्म के आधार पर नागरिकता नहीं मिलती, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान नहीं है धर्म के आधार पर नागरिकता देने का। तो ऑप्शन ई इसीलिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस कनेक्ट्स श्रीनगर विद लेह? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? नाथुला जोड़ता है, रोहतांग, जोजिला या बारालाचा? कौन सा जो है वो हमारा जोड़ता है? सही आंसर है इसका जोजिला। जोजिला जो पास से हमारा वो कहाँ पर जो है वो आता है, JNK में जो आता है, और श्रीनगर को लेह से हमारा जोड़ता है। देखते हैं और ऑप्शन नाथुला। नाथुला दर्रा हमारा जो है वो भारत को चाइना से जो है वो जोड़ता है। और अगर हम रोहतांग पास की बात करें, रोहतांग पास हमारा हिमाचल प्रदेश में आता है। हिमाचल प्रदेश में भी ये कुल्लू को लाहौल एंड स्पीति से जो है वो जोड़ता है। अगर हम बारालाचा पास की बात करें तो ये अगेन हमारा हिमाचल में आता है, लाहौल एंड स्पीति में जो है वो आता है, और लाहौल एंड स्पीति को लद्दाख से जो है वो जोड़ता है, या फिर भारत और लद्दाख के बीच भी आप इसको बोल सकते हो, बारालाचा पास को। तो लेह और श्रीनगर के बीच कौन सा आता है? जोजिला आता है। ऑप्शन सी जो है वो हमारा इसका कैसा हो जाएगा? सही आंसर जो है वो इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? लिपुलेख पास इज एन इंपॉर्टेंट रूट फॉर पिलग्रिमेज विजिटिंग विच प्लेस? लिपुलेख दर्रा किन यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है? अमरनाथ के लिए, कैलाश मानसरोवर के लिए, वैष्णो देवी के लिए, बद्रीनाथ के लिए? तो इसके ऊपर ये जो पास है हमारा, ये दर्रा जो है वो न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो लिपुलेख दर्रे के थ्रू जो है वो मानसरोवर तक रोड बना रही है, जिससे हम जो है वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा और जल्दी जो है वो कर पाएंगे। लेकिन नेपाल इसके ऊपर जो है वो क्या बोल रहा है कि नेपाल क्या मानता है कि जो लिपुलेख वाला एरिया है वो हमारा है। तो डिस्प्यूटेड है ये पास और न्यूज़ में भी बना रहता है। तो पूछ रहा है कि किसके लिए है, मैं बता भी गई अभी आपको एक्सप्लेनेशन में। तो सही आंसर उसका कैलाश मानसरोवर जो है वो हो जाएगा। अमरनाथ की यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, JNK में जो वही है। अगर वैष्णो देवी बात करें, वो भी जो है वो JNK में आता है, कटरा से ऊपर, जो आपको पता ही होगा। बद्रीनाथ जो है वो हमारा 4 धाम में आता है और उत्तराखंड में जो है वो है। तो सही ऑप्शन इसका ऑप्शन बी जो है वो हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द राज्यसभा? अच्छा, एक क्वेश्चन बताओ इससे ऊपर वाले में, जो बद्रीनाथ है वो कौन से भगवान को समर्पित है? कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन से भगवान से संबंधित है हमारा बद्रीनाथ जो धाम है वो। तो नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द राज्यसभा? राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? इट इज़ डिजॉल्व एवरी 5 ईयर, इसे हर 5 वर्ष में भंग किया जाता है। इट इज़ अ परमानेंट हाउस, यह एक स्थायी सदन है। इट कैन बी डिजॉल्व बाय प्रेसिडेंट, इसे राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। इट हैज़ इक्वल पावर एज लोकसभा इन ऑल मैटर्स, इसके सभी विषयों में लोकसभा के समान जो है वो अधिकार हैं। क्या पूछ रहा है? विच ऑन करेक्ट रिगार्डिंग, पहला देखते हैं, इट इज़ डिजॉल्व्ड एवरी 5 ईयर राज्यसभा के बारे में। तो ये तो हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। जो राज्यसभा होता है हमारा, राज्यसभा होती है वो परमानेंट हाउस है, उसको डिसॉल्व हम नहीं कर सकते। इट इज़ अ परमानेंट हाउस। हाँ, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा इसका कैसा हो जाएगा? सही आंसर जो है वो इसका हो जाएगा। इट कैन बी डिसॉल्व बाय प्रेसिडेंट, तो नहीं, इसको प्रेसिडेंट नहीं कर सकते जो है वो भंग। इट हैज़ इक्वल पावर, नहीं, इक्वल पावर नहीं होती। लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है, राज्यसभा के पास भी पावर है, लेकिन लोकसभा के कंपैरिजन में कम है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका हमारा कैसे हो जाएगा? सही आंसर जो है वो इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स इज एक्सरसाइज्ड ओनली बाय द लोकसभा? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल लोकसभा द्वारा प्रयोग किया जाता है? पासिंग ऑफ मनी बिल, धन विधेयक को पारित करना, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का महाभियोग, रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन करना। तो पहला ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। लोकसभा के पास अल्टीमेट पावर है, मतलब सबसे ज़्यादा जो पावर है मनी बिल के केस में वो लोकसभा के पास ही है। तो इसके लिए इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए जो है वो हो जाएगा। मनी बिल से लेकर रिलेटेड आर्टिकल हमारा 110 जो है वो आता है। राज्यसभा के पास भी जो है वो मनी बिल जाता है, लेकिन राज्यसभा को उसके ऊपर सिर्फ सजेशन देने का अधिकार है, उसको अमेंड करने का राइट नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका हमारा कैसा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग कैन प्रिजाइड ओवर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर? लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट कर सकते हैं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कर सकते हैं, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं। कौन कर सकता है हमारा? तो पहली बात तो देखते हैं कि ज्वाइंट सिटिंग, ये हमारा संयुक्त जो बैठक होती है, ज्वाइंट सिटिंग, इसके लिए जो हमारा आर्टिकल आता है वो आता है आर्टिकल हमारा 108। और जो ज्वाइंट सिटिंग है हमारी वो कौन बुलाता है? वो प्रेसिडेंट बुलाते हैं। और
प्रिजाइड कौन करता है, अध्यक्ष कौन होता है, लोकसभा स्पीकर जो है वो हमारे होते हैं। तो बोल रहा है कि अगर स्पीकर नहीं है तो कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे, राज्यसभा के सभापति करेंगे या लोकसभा के उपाध्यक्ष, तो यही करेंगे। डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो ये करेंगे। तो सही आंसर जो है वो इसका ऑप्शन सी जो है वो हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, स्टेटमेंट है पहला, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। पहला स्टेटमेंट हमारा जो है वो सही है। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति हैं, वो हमारे क्या होते हैं, राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो है वो होते हैं। सही स्टेटमेंट है। एट प्रेजेंट जो है वो हमारे 15th इसी साल बने हैं, 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो बने हैं, CP राधाकृष्णन जी जो है वो बने हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। दूसरा है, उपराष्ट्रपति सभी परिस्थितियों में राज्यसभा में मतदान कर सकते हैं। नहीं, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वो वोट कर सकते हैं, लेकिन कब कर जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वो वोट कर सकते हैं, मतलब कब कर सकते हैं, लेकिन हर बार नहीं कर सकते। कब कर सकते हैं, जब कोई मीटिंग के या किसी भी बिल के ऊपर जो है वो वोटिंग जब होती है तो वोट जो है वो टाई हो जाता है, मतलब 50-50 हो जाता है, फिर जो है वो उनके पास राइट है कि वो जो है वो वोट कर सकते हैं। हर सिचुएशन में नहीं कर सकते, हर केस में। तो इसलिए हमारा सेकंड जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं कि इसका क्या हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1, हाँ ये देखो, ये ऑप्शन सी जो है इसका हमारा सही हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि हर सिचुएशन में जो है वो नहीं, हर सर्कमस्टांसिस में जो है वो नहीं वोट देने का हमारा जो है वो उनका राइट है। तो ये थे आज की वीडियो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसका PDF जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।